नमस्कार साथियों, युवा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हम एक नई टॉपिक पर श्वसन और श्वसन तंत्र के बारे में बात करेंगे। हमने इसका मानव श्वसन तंत्र का डायग्राम बना लिया। इसके बारे में हम पहले देख लेते हैं कि डायग्राम होता कैसा है और इसमें जो कौन कौन से पार्ट्स हैं हम इसके बारे में बात कर देते हैं। तो फिर हम श्वसन और श्वसन तंत्र की बात कर रहे हैं। तो श्वसन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है कि O2 को ग्रहण करना और CO2 को छोड़ना, मतलब गैसों का आदान और प्रदान करने की क्रिया को अपन क्या कहते हैं, श्वसन। अब हम बात करते हैं डायग्राम में। तो डायग्राम में ये आ गया आपका नासिका, मुख और ग्रसनी। अब हम जो नाक से श्वास ले रहे हैं तो नाक से श्वास और मुख से भी हम दोनों साइड से भी श्वास लेते हैं, लेकिन ज़्यादा शुद्ध कौन सी होगी, श्वास नाक से। क्योंकि इसमें जो श्वास हम नाक से थ्रू जो श्वास लेंगे उसमें नाक में क्या होंगे, छोटे छोटे बाल होंगे, श्लेष्म होंगे, जो आपके धूल के कण हैं और पराग के कण हैं, उनको वहीं पर रोक के शुद्ध वायु को फेफड़ों तक पहुँचाते कौन, नासिका। लेकिन मुख से जो हम श्वास लेते हैं वो इतनी शुद्ध नहीं होती, क्योंकि अपन मुख से श्वास लेंगे तो धूल के कण और परागकण एक साथ फेफड़ों तक पहुँच जाएंगे। इसके बाद अपन बात करते हैं ग्रसनी। ग्रसनी है आपकी, ये देख लो ग्रसनी आ गई यहाँ पे। ग्रसनी को 3 प्रकार है, कौन कौन से, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। नासा ग्रसनी आगे बात, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। तो फिर ग्रसनी के कार्य देख लो कि ग्रसनी से अपन श्वास भी लेते हैं और भोजन भी इसी से लेते हैं। तो इनके ग्रसनी के जो मेन पॉइंट में जो है ना, एक एपिकुलेटरी ढक्कन होता है, जिससे क्या है कि जब हम भोजन लेते हैं तो वो भोजन आहार नाल में जाता है और जब हम श्वास लेते हैं वो श्वास स्वर यंत्र मतलब लैरिंक्स में जाती है, जिससे ये एपिकुलेटरी ढक्कन किस तरह का कार्य करता है, एक स्विच की तरह का कार्य करता है। इससे हमें घाटी ढक्कन भी कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लेरिंग्स। लेरिंग्स क्या है, इसमें 9 उपास्थि से मिलकर बना है। ये क्या करते हैं, ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ने का कार्य करता है। उसके बाद ये और लेरिंग्स, इसमें स्वररज्जु पाए जाते हैं। आई बात समझ, स्वररज्जु में एक स्वररज्जु नामक की संरचना पाई जाती है। स्वररज्जु में क्या होता है, एक श्लेष्म झिल्लियाँ पाई जाती है। अब अपन बात करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम में ये जो आपको चित्र है ये थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ। जैसे कि ये आपकी लेरिंग्स है, स्वर यंत्र है। तो क्या हो गया जब हम वायु यहाँ से लेते हैं तो क्या होगा कि जैसे ये वायु आएगा तो आपके टकराते हुए नीचे जाएगी। जब टकराते हुए ये नीचे जाएगी तो ये ध्वनि उत्पन्न करेगा। आई बात समझे, क्या उत्पन्न करेगा, ध्वनि उत्पन्न करेगा। अब इन लेरिंग्स में क्या होती है, श्लेष्म यहाँ पे श्लेष्म हो गई, चिपचिपा, जो क्या करेगा, जो धूल के कण हैं और पराग के कण हैं वो वहीं पे रोक लेते हैं, जो जिससे कि अपनी जो वायु है शुद्ध वायु ही फेफड़ों तक जाए। अब वायु में आपके सभी एक साथ जाएंगे, चाहे वो फास्फोरस टोटल जितने भी हैं आपके हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब एक साथ जाएंगे। ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट, CO2 एक साथ जाएंगे। लेकिन ये जो अपनी कुपिकाएँ होती हैं, किनके, ये श्वसनिका के एंड सिरे पर, लास्ट सिरे पर एक कुपिका नामक संरचना पाई जाती है। उनमें जो सभी वायु वहाँ पे जाके एकत्रित हो जाती है। आई बात में, तो वहाँ पे सिर्फ वही वायु, जैसे O2 है, O2 ही वहाँ पे ग्रहण की जाती है, बाकी वहाँ से वापस वातावरण में छोड़ दी जाती है। तो अपने लेरिंग्स की बात कर रहे थे, यहाँ से जो जब हवा यहाँ से टकराएगी तो यहाँ पे ध्वनियाँ उत्पन्न होगी। आगे बात में लेरिंग्स की बात कर रहे हैं अपन। उसके बाद ये आपका आ गया दायां फेफड़ा, ये आ गया बायां फेफड़ा। मैंने डायग्राम में लिख दिया कि ये दायां ये बायां। तो दायां और बायां फेफड़ा बात कर ली। ये आ गई आपके बीच में श्वास नली, ये श्वास नली। अब श्वास नली ना आगे जाकर 2 भागों में विभाजित होगी। तो ये जो आपने जो ये देख रहे हो 2 भागों में विभाजित हो रही है, तो आप इसे क्या कहेंगे, श्वसनी, प्राथमिक श्वसनी। उसके बाद ये श्वसनी आगे जाकर और छोटे छोटे भागों में विभाजित होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, श्वसनिका, द्वितीय श्वसनी। उसके बाद ये द्वितीय वापस आगे जाते छोटे विभाग विभाजित होगी, उसे अपन क्या कहते हैं, तृतीय श्वसनिका। फिर क्या होता है कि जैसे ये आपकी ये आ गई श्वसनिका और इसके जो अंतिम छोर पर छोटी छोटी कुपिकाएँ पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कुपिकाएँ। और इन कुपिकों को चारों तरफ से एक रक्त वाहिनी पाई जाती है, रुधिर वाहिनी पाई जाती है, जो क्या करती है, आपके
इनके जो कुपिकाओं में जो अपन जो श्वास लेते हैं वो सब श्वास जाके कहाँ पे एकत्रित होती है, कुपिकाओं में। जब कुपिकाओं में जब श्वास एकत्रित होती है तो ये रक्त वाहिनी जो चारों तरफ है, रुधिर वाहिनी, यह क्या करती है, O2 को ग्रहण करती है और जो रक्त जो अपनी बॉडी में चारों तरफ फैला रखा है और जो अपशिष्ट CO2 गैस है वो वापस ला के कुपिकाओं में भर देते हैं। इससे क्या होता है कि जब O2 वापस ग्रहण करते हैं शुद्ध वायु और CO2 अपशिष्ट हानिकारक गैस है तो वो कुपिकाओं में लाकर भर देते हैं, जिससे क्या होता है कि कुपिकाएं वापस इसे वातावरण में भेज देते हैं। आई बात सुन रहे, ये कुपिकाएं कहाँ होते हैं, श्वसनिका के एंड सिरे पर, मतलब लास्ट सिरे पर। इसके बाद हमने ये अपनी श्वसनिका और कुपिका की बात कर ली। अब फेफड़े क्या होते हैं, ये आ गया आपका दायां फेफड़ा, ये आ गया आपका बायां फेफड़ा। तो दायां फेफड़ा क्या आपका लंबाई में कम और चौड़ाई में अधिक होता है, आगे बात सुनिए। लेकिन ये बायां फेफड़ा ये आपका लंबाई में थोड़ा ज़्यादा और चौड़ाई में कम। अब ये से देख लो कि आपके जो पुरुषों और महिलाओं में जो फेफड़े हैं उनमें से जो पुरुषों के फेफड़े हैं वो थोड़े भारी होते हैं और महिलाओं के थोड़े छोटे होते हैं। ये आपका आ गया मध्यपट। आगे बात समझे। अब हमें इसे थोड़ा बात कर लेते हैं इसे लिख करके, कि हमने डायग्राम में जनरल नोट छोटी मोटी बातें कर ली। अब हम इसके बारे में थोड़ी बहुत और बात कर देते हैं। क्या कि अपना उद्देश्य होना चाहिए कि जितना हो सके उतना हमें शॉर्ट पढ़ना है, क्योंकि जितना हम अच्छा शॉर्ट पढ़ेंगे उतना अच्छा हमें याद होगा। यही बात है साहब। सेल्स, कोशिकाएं होती है अपने शरीर की, उनकी भी जो विभिन्न क्रियाएं होती है, विभिन्न कार्य होते हैं, विभिन्न क्या होते हैं, कार्य। और ये कार्य करने के लिए उन्हें किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब आप कहोगे ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो ऊर्जा प्राप्त कहाँ से करेंगे, ये यहाँ से। अब देखो यहाँ से ऊर्जा प्राप्त करेंगे। देखो जैसे ये आपके पोषक तत्व हैं, पोषक तत्वों O2 का ऑक्सीकरण, पोषक तत्वों O2 का ऑक्सीकरण, अगर यह क्रिया कंप्लीट हो गई आपकी तो फिर किसका निर्माण होगा, निर्माण हो गई आपके ATP का। ATP बोले तो ऊर्जा। यही बात समझे कि भाई जो सेल्स हैं उनके विभिन्न कार्य होते हैं और विभिन्न कार्यों को पूर्ण करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। अब आप कहोगे ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो पोषक तत्व O2 का ऑक्सीकरण हो गई और ऑक्सीकरण की ये क्रिया समाप्त होते हैं, किसका निर्माण होता है, ATP का निर्माण होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आप इसे बोल सकते हो ऊर्जा का निर्माण होता है। इसी के साथ हानिकारक CO2 का भी निर्माण होता है। आई बात में किसका, हानिकारक CO2। इसी के साथ हानिकारक CO2 का निर्माण होता है। अब आगे हम देखते हैं कि जो आपके O2 और CO2 का आदान प्रदान क्रिया है उसके बारे में देख लेते हैं कि जैसे O2 का शरीर में प्रवेश और CO2 का शरीर से उत्सर्जन या निष्कासन। इससे क्या है कि जैसे ये O2 का अंदर आना, CO2 को वापस छोड़ना, मतलब आदान प्रदान करने की क्रिया, आदान प्रदान करने की क्रिया। इसे अपन क्या कहते हैं, इस क्रिया को अपन कहते हैं श्वसन। वही बात मैं जो बात बता रहा हूँ आपको थोड़ा बहुत याद हुई कि भाई O2 का प्रवेश और CO2 को छोड़ना, मतलब ये आदान और प्रदान करने की क्रिया को अपन क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। अब ये आदान प्रदान करने की क्रिया किससे होती है, ये होती है रक्त के माध्यम से। आई बात में, ये आदान प्रदान करने की क्रिया किससे होती है, रक्त के माध्यम से। रक्त के माध्यम से ही तो होगी, क्योंकि जो श्वास आ रही है वो श्वास नलियों के थ्रू कुपिका तक पहुंचेगी, जिसे अपन बोलते हैं
कोष्टिका। अब कुपिका में ये आप समझ लो ये आ गई कुपिका। तो कुपिका में क्या होता है, जैसे वायु एकत्रित हो गई उसके बाद में ये इनके चारों तरफ ये रुधिर वाहिनियों का जाल होता है। कुपिकाओं के चारों तरफ जो है ना रुधिर वाहिनियों का जाल होता है। ये जाल क्या करता है कि आपके जो कोष्टिका या कुपिका में जो वायु है O2 CO2 जो भी है उनमें से O2 को ग्रहण करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करती है ये कुपिकाएं, ये रुधिर वाहिनी। और जो अपने शरीर में जो अपशिष्ट गैस हानिकारक गैस है कौन सी, CO2, और वो CO2 वापस लाकर रुधिर वाहिनी क्या करती है, उन कुपिकाओं में छोड़ देती है। यही बात समझे। अब शुद्ध वायु, शुद्ध वायु क्या है, जो आप नाक, श्वास नली और फेफड़ों से कुपिका में प्रवेश, ये होगा आपकी शुद्ध वायु के जो आप नाक से श्वास नली से फेफड़े और फेफड़ों के थ्रू जो आप कुपिका में प्रवेश करती है उससे शुद्ध वायु। क्योंकि नाक से आपके जो परागकण है धूल के कण है ज़्यादातर वहीं पे रोक जाती है। अगर वहीं पे भी आपके धूल और कण ना रुके तो लेरिंग्स में स्लेश में पाई जाती है, जो आपके क्या करती है, धूल के कणों को वहीं पे रोक लेती है, जिससे क्या शुद्ध वायु आपके कुपिकाओं तक पहुंच जाती है। उसके बाद क्या होता है, कुपिका एक अत्यंत महीन झिल्ली होती है, अत्यंत महीन झिल्ली। हमने कुपिका का मैंने एक दो बार और बता चुके हैं और बता देता हूँ कि ये श्वास नली का श्वसनिका के अंतिम छोर पर पाई जाती है, ये आपके कुपिका है। इनमें क्या होती है कि जो आपके श्वास ले रहे हो वो यहाँ पे आके एकत्रित होती है कुपिकाओं में। ओके, कुपिकाओं में एकत्रित होने के बाद इनके चारों तरफ रुधिर वाहिनियों का जाल होता है। ये रुधिर वाहिनी क्या करती है कि जो आपके O2 आई है उन O2 का ग्रहण और आपके शरीर में जो अपशिष्ट गैस हानिकारक गैस है जैसे CO2 है उसको वापस लाकर कुपिकाओं में छोड़ते हैं। CO2 का उत्सर्जन, इसे हम क्या कहते हैं, O2 का ग्रहण और CO2 का उत्सर्जन किया जाता है। यही बात सुनिए। इसके बाद हम बात करते हैं मानो अपने श्वसन तंत्र की। हमने नॉर्मल बात कर ली है, अब श्वसन तंत्र की बात करेंगे कि श्वसन तंत्र कितने प्रकार का होता है। अब श्वसन तंत्र कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। कौन कौन सा, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। आगे बात समझे, जो श्वसन तंत्र है ये इनको 3 प्रकार में बांट दिया अपन ने, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। ऊपरी श्वसन तंत्र में कौन कौन से आ गए, आपके नासिका, मुख, ग्रसनी और लेरिंग्स। कौन कौन से, नासिका, मुख, ग्रसनी और लेरिंग्स। और अब निचले श्वसन तंत्र में कौन आ गए आपके, ये आपकी श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका और फेफड़े। कौन कौन से, श्वास नली, श्वसनी, और श्वसनिका और फेफड़े। ये आपके आगे निचले श्वसन तंत्र में। और लास्ट है श्वसन मांसपेशियाँ। तो हम आगे नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में बात करेंगे
कि अपन के ऊपरी श्वसन तंत्र में जो नासिका है, मुख है, ग्रसनी है, लैरिंग्स है, और निचले श्वसन तंत्र में श्वास नली है और श्वसनीय और श्वसनिका है। इसके बाद फेफड़े, हम इसकी अगली वाली क्लास में और अच्छी तरह से याद करेंगे। हमारे प्रयास ये है कि आपको जो भी चैप्टर है वो अच्छे से अच्छे याद हो सके और अच्छी शॉर्ट तरीके में याद हो सके। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।